नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको न्यूट्री चैनल सक्सेस इन 2 में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका की सीरीज में। आपको मात्र साइंस के 20% लेकर के आए हैं, लेकिन ये आपको 67th बीपीएससी हो या बीपीएससी का जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम होने वाला है वो हो या बीएसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, 20% है, आप लोग लगाइए 20 में कितने आपके सही हो रहे हैं और कमेंट आपका खुला हुआ है। कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिए कि 20 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, और फटाफट आप लोग थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करने में एकदम कोताही नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और पहली बार अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि प्रधान शिक्षक का जो मतलब हम लोग लाइव क्लास दिलवा रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो प्रधान शिक्षक का लाइव क्लास यदि आप चाहते हैं फेस टू फेस क्लास करने के लिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आपका क्लास जो है 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन जारी है, रजिस्ट्रेशन जो है आपका चालू है 25 सितंबर से। लाइव क्लास के जरिए 25 सितंबर के आसपास यानी दुर्गा पूजा से दुर्गा पूजा में ही शुरुआत की जा रही है कक्षा की। ठीक है, तो ये आपको दिसंबर तक क्लास चलेगा, इसलिए एकदम इत्मीनान से जुड़िए। सभी विषयों का नोट्स मिलेगा, सभी विषयों का लाइव क्लास मिलेगा और एकदम टेस्ट सीरीज लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो लाइव क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न आता है, सूत फाइबर जिसको रेशा से प्राप्त होता है, सूत जो है वो रेशा से प्राप्त होता है, फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, ये कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन आपका क्या दे रहा है? पहला ऑप्शन यदि ध्यान से देखिए तो दिया हुआ पहला ऑप्शन कहता है कपास और जूट जैसे रेशों को पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कपास और जूट जो है रेशों के यानी रेशों को पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये सही बिल्कुल है। दूसरा देखिए, जूट नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है, ये गलत बात है। यही दूसरा नंबर जो है यही गलत है। जूट जो होता है वो नारियल से नहीं, वो आपको रेशा से ही प्राप्त किया जाता है और पौधों के रेशों से प्राप्त किया जाता है, नारियल के बाहरी आवरण से नहीं प्राप्त किया जाता। यानी आपका आंसर यहीं पर सही हो गया, यानी बी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा देखिए, रेशम कीड़ा से पता ही है कि जो उसके कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम। ऊन जो है वो जानवर से, जैसे भेड़ से या ठीक है भैर वगैरह से जो है सो प्राप्त किया जाता है ऊन। तो ये समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जूट जो है ये प्राप्त नहीं किया जाता नारियल के आवरण से। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, कितने मजेदार प्रश्न है। यानी देखिए क्या कहता है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है सन फ्लैक्स, विचार करना। देखिए, पहला सन फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक रेशम। कहता है उपरोक्त में से कौन सा कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? कौन कृत्रिम रेशा है ये पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया, देख लीजिए। पहले में कहता है 1, 2 और 3। पहला था सन, देखिए, पॉलिस्टर और नाइलॉन। तो यहाँ देखिए सन जो है ये आपको क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक है, ये कृत्रिम नहीं है। बाकी ये दो तो आप ले सकते हैं। तो ये आपका जो पॉलिस्टर है और नाइलॉन है ये दोनों प्राकृतिक है, लेकिन ये नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कहता है, 2, 3, 4। देखिए बिल्कुल पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? तो कृत्रिम रेशे हैं। रेशम जो है रेशम कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, उसके कोकून से प्राप्त किया जाता है, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक है और सन भी प्राकृतिक है। ये दोनों जो है, ये तीनों के तीनों जो है आपका क्या है? कृत्रिम रेशा। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 2, 3 और 4। बिल्कुल देखिए, बीपीएससी यूपीएससी इसी प्रकार से प्रश्न पूछती है, एकदम ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को। जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? अब जूट की खेती की अगर बात कर ले तो जूट की खेती जो है आपको वर्षा ऋतु में किया जाता है। किस ऋतु में किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है जूट की खेती। प्लस सवाल नंबर देखिए 4 क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। कहता है कौन घुलनशील है? पानी में कौन घुलनशील है? देखिए, पानी में ऑक्सीजन तो रहता ही रहता, पता ही है, सूत्र ही होता है, चूंकि जल का H2O, इसमें ऑक्सीजन रहता ही रहता है। सिरका की अगर बात करें तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। तो ये भी आपको बिल्कुल जो है सिरका को भी आप जल में घुला सकते हैं। मिट्टी का तेल, देखिए जब भी आप मिट्टी के तेल को पानी पर डालते हैं तो वहाँ पर आप गौर किया होगा, ये क्या होता है? ऊपर जो है आपको फिसल मतलब ऊपर ही तैरते रह जाता है। ठीक है, अंदर नहीं जा पाता, यानी ये घुलता नहीं है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और नींबू का रस तो बिल्कुल पानी में घुल ही जाता है। तो आपको आपका जो आंसर हो जाएगा, कहता है कौन घुलनशील है? तो 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 वाला कौन सा है? तो 1, 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है आपका वो है सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में इसी प्रकार के प्रश्न आपको बीपीएससी यूपीएससी में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमें कमेंट में आप लोग बताइए, निश्चित रूप से बताइएगा। आइए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्न पर विचार कीजिए। हाथ की हथेली, जो आपका हाथ है, हाथ की हथेली की बात हो रही है। तेल यानी कागज जिस पर तेल लगा हुआ हो, गत्ते का डिब्बा का बक्सा,
कांच ऊपर वर्णित वस्तुओं में से कौन सी पारभासी है? देखिए, एक होता है पारदर्शी जिसमें आर पार देख सकते हैं पूरी तरीके से, एक होता है अपारदर्शी जिसमें आर पार नहीं देख सकते हैं, और एक होता है पारभासी। पारभासी में क्या होता है कि जिसमें आप थोड़ा बहुत आप आर पार देख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आप नहीं भी देख सकते हैं। तो यानी बिल्कुल है कि तेल लगा हुआ कागज आपका बिल्कुल सही जवाब है कि एकदम आर पार आप देख सकते हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो ये पारभासी हो जाएगा। लेकिन हाथ की हथेली तो बिल्कुल अपारदर्शी होता है, आप आर पार नहीं देख सकते हैं। गत्ते के डब्बे जो होते हैं वो भी आप नहीं देख सकते हैं, जो मतलब कूट वगैरह होता है उसको आप आर पार नहीं देख सकते हैं। और कांच में भी आप बिल्कुल मतलब आधा आधी देखना है, इसमें तो आप पूरा क्लीन देख सकते हैं नहीं। अब यही में रहता है घिसा हुआ कांच अगर होता तो ये पारभासी होता है, लेकिन सीधा कांच है तो ये पारदर्शी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो केवल बी होना चाहिए, यानी केवल दूसरा, यानी कि आंसर होना चाहिए बी। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ देख लीजिए स्पष्ट रूप से केवल दूसरा सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। पदार्थों के पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पदार्थ को जो पृथक्करण करने की प्रक्रियाएं हैं, जो अलग करने की प्रक्रियाएं हैं, उसमें ये कौन कौन से उपयुक्त हो सकते हैं। पहला है छानना, बिल्कुल ये सही बात है। आप छान करके भी जो द्रव पदार्थ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं उसको छान करके आप अलग कर लेते हैं, ठीक है। फटकना, फटक करके भी आप देखते ही हैं। फटकने का मतलब जो होता है गेहूँ है, दाल है, दलहन है, जो भी चीज़ें खेतों में उगाए जाते हैं उसको फटक फटक करके सूप के माध्यम से और उसकी गंदगी को बाहर किया जाता है, तो ये भी सही बात है, पृथक्करण किया जाता है। और फटकना में एक थ्रेसिंग भी आ जाता है, तो थ्रेसिंग में, थ्रेसर में भी आप देख रहे हैं कि चीज़ों को अलग किया जाता है, भूसा को अलग किया जाता है, दानों को अलग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के विचार करने का बताए गए तरीके में कौन से पदार्थ का पृथक्करण है, तो कौन सा है, तो बिल्कुल आप जाएंगे 1, 2 और 3 तीनों के साथ आप जाएंगे, ये पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। डी में 1, 2 और 3 है, ये आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 कहता है पृथक्करण के तरीके, पृथक्करण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हमको चयन करना है। पहला, चालने और छानने की प्रक्रिया का उपयोग पदार्थ को उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल आपको सही बात है। नहीं, जो छानना हो या जो जिस प्रकार के आकार के कण हैं, कितने बड़े बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उसके हिसाब से आपको अलग करने के लिए आप चीज़ों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, पानी और रेत के मिश्रण में बालू से भरी कण, ठीक है, तल में जम जाते हैं और फिर मिश्रण को अलग करने के लिए पानी डाला जाता है। क्या ये सही लग रहा है आपको? देखिए, बालू के कण अगर पानी में पहले से मिले हुए हैं तो फिर उसमें पानी डालने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो यही आपको गलत जवाब हो जाएगा। बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये उसमें सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यदि बिलियन में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, यानी और अधिक बिलियन में और अधिक नहीं घोला जा सकता है तो बिलियन क्या कहलाएगा। तो बिलियन में और अगर देखिए जैसे चीनी है, चीनी और पानी के घोल को आप मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, घोल बनाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा चीनी डालते 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 पानी में और चीनी घुलने की क्षमताएं पानी में नहीं रहेगा, तो बिल्कुल उसको संतृप्त बिलियन कहा जाता है, ठीक है। और जब अधिक नहीं घुलाया जा सके उसे संतृप्त बिलियन कहा जाता है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा द्रव और उसमें अविलय पदार्थ को, एक तो द्रव है आपका, दूसरा क्या है उसमें कोई अविलय द्रव, मतलब मान लीजिए पानी है, पानी में अगर कंकर हम डाल देंगे तो इस तरह इसको अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको निस्यंदन विधि का प्रयोग करना होता है, निस्यंदन विधि, ठीक है। निस्पंदन भी कहीं कहीं पर लिखा आपको मिल जाता है, लेकिन निस्यंदन विधि होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देखिए, अनाज में अगर भूसा हो और पत्थर भी हो तो पत्थर को तो पहले आप हाथ से चून करके निकाल सकते हैं, नहीं, हाथ से चुन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद भूसा है तो उसको फटक करके निकाल सकते हैं, नहीं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हाथ से कुल मिलाकर के आपका क्या हो जाना चाहिए, तो ये जो विधि है हस्त चयन विधि ही सबसे उपयुक्त होगा। वाष्पीकरण तो करना नहीं, वाष्पन तो करना ही नहीं है, निस्तारण भी नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ तो 2 ऑप्शन निस्तारण ही शायद दे दिए गए हैं, ठीक है। आंसर आपका हस्त चयन ही यहाँ पर उपयुक्त होगा। आगे देखिए क्या कहता है, औजारों के हत्थे हैंडल को ठीक करने के लिए रिंग को गर्म किया जाता है। रिंग को देखते हैं, रिंग को गर्म करके तब जो है मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी औजार है, खुरपी है या मतलब जो हंसिया होता है वो है, तो उसमें क्या होता है, गोल गोल एक रिंग लगा होता है उसके मुट्ठी के मुंह पर, हैंडल के मुंह पर, नहीं होता ना। फिर जाकर हत्थे को रिंग में फिट किया जाता है। रिंग को गर्म करने पर में से कौन सा परिवर्तन होगा। जैसे ही रिंग को गर्म किया जाता है तो उसके आकार बढ़ जाते हैं और बढ़िया से उसको वो लकड़ी पर चढ़ जाता है, और फिर उसको जब थोड़ा थोड़ा ठोक दिया जाता है तो बढ़िया से पकड़ लेता है।
लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आकार बढ़ जाता है। आकार क्या होता है, गर्म करने पर उसमें प्रसार हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा सा, कहता है निम्न पर विचार कीजिए। गुब्बारा फोड़ना, दूध का दही में परिवर्तन करना, फिर कहता है पानी में नमक घोलना, मिट्टी को बर्तन में बदलना। कहता है उपरोक्त में से कौन सा परिवर्तन हम उलट सकते हैं, किसको हम उलट सकते हैं और किसको उलट नहीं सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए गुब्बारा यदि आप फोड़ दीजिएगा तो गुब्बारा अगर फूट जाएगा तो पुनः उसको गुब्बारे के रूप, मतलब गुब्बारा जैसा रूप देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नहीं, दूध को दही बना दीजिएगा तो दही से फिर दूध बनना थोड़ा सा कठिन है, दही से दूध बन ही नहीं सकता है। अब आते हैं पानी में नमक घोला, ये सही है। पानी में अगर नमक घोल देते हैं तो फिर नमक को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग, यानी पानी को उड़ा देंगे और नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप उलट सकते हैं, इस परिवर्तन को उसमें से निकाल सकते हैं। मिट्टी को यदि आप बर्तन बना देते हैं तोड़ करके, फिर उसको मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका सही आंसर हो जाना चाहिए 3 और 4, डी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ठीक है, 3 और 4 आपका सही जवाब होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा सा, निम्न में से कौन सा फूल का भाग नहीं है, फूल का भाग कौन है ये पूछा जा रहा है। देखिए पंखुड़ियाँ होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब तो फूल में होते ही होते हैं। नहीं क्या होता, तो नहीं होता तो जड़ नहीं होता, जड़ तो एकदम तना हो गया, वो नीचे न होता है, नीचे होता है। जड़ में क्या होता है, ये फूल नहीं होता। तो फूल के भाग जो है आपको स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ियाँ, ये सब दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा आप आगे। यानी आंसर आपका हो जाएगा केवल, और केवल क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जड़ नहीं होगा। आइए देखते हैं, पत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथनों का चयन करना है। कहता पत्तियों की रेखित संरचनाओं को सिराएं कहते हैं, बिल्कुल सही है। आप पत्ती देखते होइएगा, इस तरह की अगर आकृति होती है पत्ती की, इस तरह की, ठीक है, इस तरह से रहता है, पत्तियों की आकृति रहती है ना, इस तरह से आप देखे होंगे पत्तियों की आकृति होती है। तो ये क्या है, संरचना, ये सिरा है, ये क्या है, सिरा है। और ये थोड़ा थोड़ा जालीदार भी होता है, ये भी पता है आपको, समांतर ये रहता है, एक दूसरे के सारे समांतर रहते हैं ऐसे, और जालीदार भी होता है, थोड़ा सूखने के बाद आपको स्पष्ट जालीदार दिखाई देता है। पत्तियों में एक पेट्रियोल और एक लेमिना होता है, ये भी सही बात है, एक पेट्रियोल भी होता है और एक लेमिना भी होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है पत्ती में, पता ही है आपको कि क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है, और क्लोरोफिल के बिना आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं होता है। तो बस इतना बात तो आपको स्पष्ट रूप से सही है। तो नहीं सही है ये पूछ रहा है, तो पत्तियां भोजन को संश्लेषित करने के लिए वातावरण मौजूद जलवाष्प के कुछ भाग का उपयोग करती है। देखिए जलवाष्प का बिल्कुल उपयोग नहीं करती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, न कि जलवाष्प चाहिए। जलवाष्प का कोई उपयोगिता नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है। देखिए आगे देखते हैं, कहता तने दो तरफा मार्ग के रूप में कार्य करता है। तना आप जानते ही हैं, ऊपर भी चीज़ों को ले जाता है और नीचे भी लाने का कार्य करता है। तो तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तना संकरी नलियों के माध्यम से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में पानी और पोषक तत्वों का संचालन करती है, ठीक है। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन तने के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचती है। यानी स्पष्ट है, ये दोनों बातें सही है। आप देखते हैं नीचे आप क्या करते हैं, जड़ जो होता है, जड़ में आप डाल देते हैं पानी, खाद, कुछ भी डाल देते हैं, वो धीरे धीरे पौधा पर असर कर जाता है, तो नीचे से ऊपर जाता है तब ना। जाइलम और फ्लोएम नाम सुने होइएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, क्या होता है कि जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उसको अन्य भाग तक जहां आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना। तो दोनों के दोनों सही हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, कहता जड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जड़ के संबंध में आप क्या विचार कर सकते हैं, ये देखिए। जड़ें पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही बातें हैं, एकदम स्पष्ट है और क्लियर है, जस्ट अभी हमने बताया इससे पहले वाले प्रश्न में। अब दूसरा कहता है देखिए, जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार सिराएं होती है उनमें रेशेदार जड़ें होते हैं, जबकि जिनमें समांतर सिराओं वाली पत्तियां होती है उसमें मुसला जड़ होता है। यही गलत बात है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। जो जालीदार सिराएं होती है वो रेशेदार जड़ें होती है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे में होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कौन सही है, तो केवल और केवल एक सही है, दूसरा बिल्कुल सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ उस जड़ का उदाहरण नहीं है, जड़ का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए
गाजर की बात करेंगे वो जर ही है, मूली की बात करेंगे जर ही है, शलजम की बात करेंगे जर ही है, लेकिन आलू जो है ये क्या है, तो तना है। ये क्या है, तना है, आलू जर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं कौन सा है जी, तो सीधा सीधा नहीं है, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन, हाँ ये आपको स्पष्ट ये हो जाना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। किसके रूप में? उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, देखिए लाल रक्त कोशिका की जहाँ तक हम बात करते हैं तो लाल रक्त कोशिका जो है अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, पता है आप लोगों को। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका की आयु 120 डेज होती है, 120 डेज। लाल रक्त कोशिका में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है, आयरन धातु पाया जाता है। अगर औसत की बात कर लें तो लगभग एक पुरुष में लगभग 5 लीटर से 5.5 लीटर के आसपास होता है, 5 से 5.5 लीटर। लेकिन अगर महिला में बात कर ले तो 4.5 से 5 लीटर के आसपास होता है, 4.5 से 5 लीटर होता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है इसमें कौन सा है, तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रादर जालिका नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो खास करके नहीं ही होता है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा कि ये नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। न्यूक्लियस है, सूत्रकणिका और अंतःप्रादर जालिका होती है, ये सही है। न्यूक्लियस तो इसमें होता ही है, अंतःप्रादर जालिका भी होती है, ठीक है, और सूत्रकणिका भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से आपको ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर कहता है, धान में खैरा रोग किसके वजह से होता है? किसके वजह से धान में खैरा रोग होता है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ये छोड़ देते हैं हम आप ही लोगों के लिए, क्या छोड़ दें? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर वेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।